हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। एसएससी जेई के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दैट इज़ नंबर 12। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि आप एक कॉपी पेन ज़रूर रखिए। अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क अलॉट करिएगा और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -0.25 मार्क। वीडियो के एंड होने के बाद आप अपना एवेल्यूशन करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं। जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन हुए हैं उन पर खास ध्यान दीजिएगा कि वो गलत क्यों हुए हैं और आप कोशिश करिएगा कि अगली बार इस तरह की गलती आपसे ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जाते हैं। क्वेश्चन 1 है रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला अकाउंट्स फॉर direct as well as buckling stress and is applicable to option A is very long column, option B is long columns, option C is short column and option D is intermediate column। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इंटरमीडिएट कॉलम के लिए रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला को यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The shear center in channel section is at the CG. Option B is within flange width. Option C is on horizontal line passing through and away from the CG beyond the web and none of the above। आपसे पूछ रहा है shear center कहाँ पर लाई करता है चैनल सेक्शन का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। शेयर सेंटर से रिलेटेड आपका चैनल सेक्शन इस तरफ होता है और आपका जो शेयर सेंटर है वो आपका यहाँ पर वेब से थोड़ा दूर पे होता है, जबकि सीजी आपका कहाँ होता है विद इन द सेक्शन होता है। तो ये आपका सीजी है और ये आपका शेयर सेंटर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज्ड लोड शुड हैव मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 350 एंड ऑप्शन डी इज़ 200। आपसे पूछ रहा है मेंबर है जो कि कंप्रेसिव लोड कैरी कर रहा है डेड लोड और इम्पोज लोड की वजह से, उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए 180 होना चाहिए उसका स्लेंडरनेस रेशियो। आई थिंक सब पे बन गया होगा, ईजी सा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच मेथड इज़ सुटेबल फॉर एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड बीम? फिक्स बीम के एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल या सूटेबल होता है? ऑप्शन ए इज़ मोमेंट एरिया मेथड, ऑप्शन बी इज़ डबल इंटीग्रेशन मेथड, ऑप्शन सी इज़ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एंड ऑप्शन डी इज़ स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला है नॉट सूटेबल, है ना। सूटेबल नहीं पूछा है, नॉट सूटेबल पूछा है आपसे, नॉट सूटेबल। ठीक है, तो आप देखेंगे मोमेंट एरिया मेथड, डबल इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ सुपरपोजिशन जो होते हैं वो आपके फिक्स्ड मेथड के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जबकि स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो होता है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। जो आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड है वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम होती है, जबकि फिक्स्ड बीम में आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमेशा ज़्यादा होती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 बोल रहा है इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज सुटेबल फॉर ऑप्शन ए बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी अर्बन एरियाज, ऑप्शन सी इज हिली एरियाज एंड ऑप्शन डी इज प्लेन्स। इंटरसेक्शन मेथड पे हम पहले भी कई क्वेश्चन देख चुके हैं। इंटरसेक्शन मेथड कहाँ यूज़ होता है? हमने आपको बताया था कि जहाँ पर इनएक्सेसिबल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपका इंटरसेक्शन मेथड यूज़ होता है। तो इनएक्सेसिबल कौन सा होता है? बिल्डिंग तो इनएक्सेसिबल नहीं होती, अर्बन एरियाज़ भी नहीं होते, जो आपका हिल रीजन है वो आपका इनएक्सेसिबल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हिली एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ऑफ अ थियोडाइट इज ऑप्शन ए इज एफ अपॉन आई, ऑप्शन बी इज एफ प्लस डी, ऑप्शन सी इज एफ माइनस डी एंड ऑप्शन डी इज एफ बाई डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, और जो डी एफ प्लस डी होता है ये आपका एडिटिव कांस्टेंट होता है, तो ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड एंड लार्ज डिफॉर्मेशंस आर पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर टेक्स प्लेस इज ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी मेलेबिलिटी, ऑप्शन डी इज टफनेस। आपसे पूछ रहा है वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल को स्ट्रेच किया जाए और लार्ज डिफॉर्मेशन मिले
फेलियर से पहले उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको हम बोलते हैं क्या? डक्टिलिटी बोलते हैं, जिसमें आपका क्या है? स्ट्रेच किया जा सकता है। ब्रिटलनेस में हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेलेबिलिटी में हम क्या करते हैं? हम स्ट्रेच नहीं करते, हम बीट करते हैं। कोई भी मटेरियल होता है उसको हम बीट करते हैं हैमर वगैरह से। और टफनेस का क्या मतलब होता है? टफनेस का मतलब होता है जितनी भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कोई मटेरियल स्टोर करता है उसे हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फोर्स फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड। आपसे पूछ रहा है पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज फ्रेसिनेट सिस्टम, ऑप्शन बी इज मोनोवायर सिस्टम, ऑप्शन सी इज गिफॉर्ड सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज ली मैककॉल सिस्टम। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ली मैककॉल सिस्टम। देखिए एसएससी में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वहाँ पर आपका टाइम जाएगा। तो आपको इस तरह से इन 100 क्वेश्चन को प्लान करना है कि आपका 2 घंटे के अंदर ये जो आपके टेक्निकल पोर्शन है ये ज़्यादा टाइम ना खाए और आसानी से हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग व्हेन ऑप्शन ए इज शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज UDL is applied throughout the span, option C is load is applied at mid span only, option D is none of these। आपसे पूछ रहा है प्योर बेंडिंग में कौन सा केस होता है, तो आपको ऑप्शन में से चूज़ करना है। अब देखिए प्योर बेंडिंग का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी तरह का आपका शेयर फोर्स जो है वो ना हो। ठीक है, तो ना हो यानी कि शेयर फोर्स ज़ीरो, तो ज़ीरो की जगह हम उसको शेयर फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और जहाँ पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा या ज़ीरो होगा उसे हम बोलेंगे प्योर बेंडिंग। ठीक है, या मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू, ऑप्शन ए इज control excessive deflection, option B is control surface crack, option C is prevent sudden failure and option D is none of these। आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम टेंशन स्टील क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो मिनिमम टेंशन स्टील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सडन फेलियर ना हो, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिवेंट सडन फेलियर। आप लोग अगर क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी दीजिए और अगर सही कर रहे हैं तो पॉजिटिव मार्क दीजिए 1 मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द शेयर स्ट्रेंथ कैन बी एंश्योर्ड इन अ बीम बाय प्रोवाइडिंग, ऑप्शन ए बाइंडिंग वायर ऑन मेन बार, ऑप्शन बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ऑप्शन सी इज राउंडेड एग्रीगेट एंड ऑप्शन डी इज स्टिरअप्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शेयर स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं? स्टिरअप्स को प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ बीम द डायगोनल कंप्रेशन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ डैश विथ हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन ए इज 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 135 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि बीम में जो डायगोनल कंप्रेशन होता है वो कितने एंगल पर इंक्लाइन होता है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एक्चुअली लोडेड स्पाइरल रीइंफोर्स्ड शॉर्ट कॉलम द कॉन्क्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू। आपसे पूछ रहा है कॉलम जो कि एक्चुअली लोडेड है और शॉर्ट कॉलम है वो किससे सब्जेक्टेड होता है? ऑप्शन ए इज बेंडिंग एंड कंप्रेशन, ऑप्शन बी इज बाई एक्सियल कंप्रेशन, ऑप्शन सी इज ट्राई एक्सियल कंप्रेशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो देखिए जो कॉलम है इस तरीके से होता है, तो आपकी ऊपर से तो आपकी लोडिंग आ ही रही होती है, साथ में क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या बोल दिया? हेलिकल रीइंफोर्समेंट, स्पाइरल रीइंफोर्समेंट यानी कि हेलिकल बोल दिया है। तो आपका जो कॉलम है वो इस तरीके का है और इसकी इस तरह से हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी किया गया है और ऊपर से लोड भी आ रहा है। तो इस तरह से आपकी जो कंप्रेशन है वो आपका ट्राई एक्सियल कंप्रेशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट deflection is computed by using, option A is initial tangent modulus, option B is secant modulus,
ऑप्शन सी इज टेंजेंट मॉडुलस एंड ऑप्शन डी इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस। आपसे पूछ रहा है लिमिट स्टेट मेथड में हम डिफ्लेक्शन किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं सेक्शन मॉडुलस को ही, जो आपके यंग्स मॉडुलस है उसी को बता रहा है। तो आपको जो चूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सही है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की वजह से हम डिफ्लेक्शन को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द fully pre-stressed concrete beam resist option A all the vertical loads by pre-stress, option B is live load by pre-stress, option C is part of the loads by pre-stress and option D is none of the above। तो आपको चूज़ करना है कि फुली प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम जो होती है वो क्या क्या रेजिस्ट करती है। ऑप्शन ए है आपका, जो ऑप्शन ए है वो उसका सही आंसर है, ऑल द वर्टिकल लोड्स बाय प्री स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बीम एज, ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ऑप्शन बी इज बेंट अप बार्स, ऑप्शन सी इज हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट पूछ रहा है कि बीम में किस तरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बेंट अप बार की तरह इसको हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कन्फर्म्स टू स्लम्प ऑफ, ऑप्शन ए 25 to 75, ऑप्शन बी इज 50 से 100, ऑप्शन सी इज 75 से लेके 100 और ऑप्शन डी इज 100 to 150। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कई सेट्स में देख चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए और इसका आंसर आप ज़रूर से पता करके बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछले वीडियोस में मैंने बिल्कुल वैल्यूज़ बताया है कि किस किस वैल्यूज से आपका लो होता है, किस में मीडियम होता है, किस में आपका हाई होता है। तो इस तरह से आपको बताया गया है। तो आप नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, ढूंढिए कहाँ पर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 बोल रहा है इन कॉलम्स लैप लेंथ इज केप्ट एज, ऑप्शन ए इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ, ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन डेवलपमेंट लेंथ, ऑप्शन सी इज लेस देन डेवलपमेंट लेंथ एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। तो लैप लेंथ जो होती है वो हमारी क्या होती है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ के बराबर प्रोवाइड कर जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिंग बिटवीन longitudinal bars measured along periphery of RCC columns should not exceed। स्पेसिंग की बात कर रहा है तो ऑप्शन है 150, ऑप्शन बी इज 250, ऑप्शन सी इज 300 एंड ऑप्शन डी इज 500। देखिए स्पेसिंग का आप हमेशा याद रखिए, कोई भी स्ट्रक्चर होगा किसी भी तरह का, कभी भी आपकी जो स्पेसिंग है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए 300 mm से ज़्यादा की स्पेसिंग हम नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अ हॉरिजॉन्टल कर्व कंपोज्ड ऑफ टू आर्क्स हैविंग सेंटर्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कर्व इज नोन एज, ऑप्शन ए सिंपल सर्कुलर कर्व, ऑप्शन बी कंपाउंड कर्व, ऑप्शन सी इज रिवर्स कर्व एंड ऑप्शन डी इज वर्टिकल कर्व। आपसे पूछ रहा है दो कर्व हैं, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है। तो इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इसको हम बोलते हैं रिवर्स कर्व। ठीक है, सी जो है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वेलोसिटी पोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस आर ऑलवेज, ऑप्शन ए पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन बी कोप्लेनर, ऑप्शन सी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड ऑप्शन डी इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी पोटेंशियल लाइंस यानी कि जिसे आप फाई से डिनोट करते हैं और स्ट्रीम लाइन जिसे हम साई से डिनोट करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये एक दूसरे के वह म्यूचुअली 90 डिग्री पर पाई जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड है कि एसएससी के किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रिवेट्स कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल्स टू कवर प्लेट्स इन अ प्लेट गर्डर आर सब्जेक्टेड टू, ऑप्शन ए इज हॉरिजॉन्टल shear ओनली, ऑप्शन बी इज वर्टिकल लोड ओनली, ऑप्शन सी इज मूवमेंट ओनली एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। जो आपके रिवर्स रहते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल शेयर भर होता है सब्जेक्टेड टू, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ मिनिमम पिच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ऑप्शन ए इज shear failure of the plate, option B is tearing of the plate, option C is bearing of the plate and option D is all of the above। आपसे पूछ रहा है मिनिमम पिच किसके लिए प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बियरिंग ऑफ द प्लेट के लिए आपकी मिनिमम पिच जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ शेयर्ड एजेस द मिनिमम एज डिस्टेंस शेल नॉट बी लेस देन, ऑप्शन ए 1.5 टाइम्स दी होल डाया, option B 1.7 times the whole dia, option C is 1 times the whole dia and option D is 0.5 times the whole dia। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर कई बार गलत हो जाता है अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1.7 टाइम्स दी होल डाया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो वो बोल रहा है गैंट्री गर्डर्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट, ऑप्शन ए इज लेटरल लोड, ऑप्शन बी इज लॉन्गिट्यूडनल लोड्स एंड वर्टिकल लोड्स, ऑप्शन सी इज लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। तो गैंट्री गर्डर जो है वो आपका तीनों लोड के लिए होती है, लेटरल के लिए होती है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी होती है और वर्टिकल के लिए भी डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है, आपको 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करें आपको ये कैलकुलेट करना है, कितने क्वेश्चन आपने गलत करे हैं इसको कैलकुलेट करना है, और जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए उनको आपको देखना है कि वो क्यों गलत हुए, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगली बार वो गलती आप रिपीट ना करें। अगर इस तरह आप रोज़ डेली का करते जाएंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी आपकी रिवीजन भी होता जाता है, इसलिए आप डेली के प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए ताकि आपके जो गवर्नमेंट जॉब लेने के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।